For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इसके पहले के वीडियोस में हमने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये देख लिया था और होप कि आपको वो न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ किस तरह से होता है वो फॉर्मूला जो मैंने समझाया था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पर, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन जो है वो आपके सिलेबस से कट हो चुका है, सो यहाँ पर जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो फॉर्मूला जनरेट किया हुआ है ये कैंसिल है, लेकिन उसके ऊपर का जो क्वेश्चन है वो बचा हुआ है। मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था। सो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। Why did Newton assume inverse square dependence on the distance in his law of gravitation? कि जो न्यूटन ने हमारा जो फॉर्मूला तैयार किया उसमें उसने जो आर स्क्वायर है उसको इनवर्स में कैसे लिया? वो प्रोपोर्शनल टू भी ले सकता था। सो न्यूटन ने ऐसा क्यों अज्यूम किया कि जो डिस्टेंस है वो इनवर्स रिलेशन में होगा? He was helped by Kepler's third law in this as shown below. अब जो नीचे जो फॉर्मूला दिया हुआ है या नीचे जो कंक्लूड दिया हुआ है कि क्यों उसने इनवर्स में वो डिस्टेंस को अज्यूम किया था। सो ये तो कटेड पोर्शन है, ये आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। हम नीचे वाला पोर्शन देते हैं 10 करके। ये फॉर्मूला जिस तरह से है, इस फॉर्मूले को पढ़ना जरूरी है, बट ये कटेड पोर्शन में है। सो हम क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर कि क्यों वो जो डिस्टेंस है वो इनवर्स में लिया गया था। So Newton conclude that the centripetal force, which is the force acting on the planet and it responsible for the circular motion, must be inversely proportional to the square of distance between the planet and the sun. तो न्यूटन ने ये अज्यूम किया कि जो डिस्टेंस है सेंट्रीपिटल फोर्स के दौरान, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के दौरान वो प्लैनेट को जो मोशन प्रोवाइड करता है उसके कारण एक फिक्स डिस्टेंस ग्रेविटेशन के दौरान, जिस तरह मैंने डायग्राम बताया था कि एक 90 एंगल बना के चलता है। जो मेन प्लैनेट जो लगा रहा है उसका डिस्टेंस और उसका अपना एक मोशन, तो वो उस लाइन पर बाहर भी जाना चाह रहा है और अंदर अट्रैक्ट भी हो रहा है। जिस तरह आपने वो डायग्राम देखा था कि बीच में अर्थ अगर है और मून अगर उसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है, तो यहाँ अगर मून है तो इधर ये जो पहली वाली उंगली है ये अर्थ के तरफ अट्रैक्शन दिखा रही है और ये उसका टेंजेंट कि वो बाहर भी जाना चाह रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स उसको अंदर भी खींच रहा है और एक सर्कुलर पथ उसको एक 90 एंगल के तौर पर उसको एक मिलता हुआ है। सो वहां उन्होंने अज्यूम किया कि जो डिस्टेंस है वो मस्ट भी इनवर्स होगा उस ग्रेविटेशन पावर के अपोजिट में। सो एंड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट सर्कुलर मोशन मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो वो डिस्टेंस मस्ट बी इनवर्स होगा, यानी एक तरफ वो खिंचाव हो रहा है और वो जो डिस्टेंस है वो अपोज कर रहा है उस चीज को कि वो प्लैनेट जो है उस तरफ जाए। सो दोनों अपोजिट होंगे, इसीलिए जो फोर्स है वो फोर्स उस डिस्टेंस के इनवर्स ली गई। न्यूटन आइडेंटिफाइड दिस फोर्स विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड हैड पोस्टुलेट द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। न्यूटन ने उन दोनों चीजों को ऑब्जर्व किया कि एक तरफ जो डिस्टेंस है, अब मान के चलिए कि यहाँ कोई प्लैनेट है और इस प्लैनेट के साथ ये डिस्टेंस है। सो ये डिस्टेंस यहां से जो रोटेट हो रहा है वो सेम है और यहां से जो अट्रैक्शन पावर लग रही है वो मैक्सिमम है, तो यहाँ डिस्टेंस भी है और मैक्सिमम पावर भी है, तो वो पावर लग रही है और ये डिस्टेंस उसको अपोज कर रहा है। तो पावर अगर लग रही है और ये अपोज कर रहा है तो दोनों अलग अलग हो गए, यानी अपोजिट हो गए, इसीलिए उसको इनवर्स में लिया गया कि जितना पावर लगा रहा है उतना वो डिस्टेंस उसको अपोज कर रहा है। दैट्स वाई जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन लॉ में जो डिस्टेंस है उसको इनवर्स के तौर पर न्यूटन ने वहां डिस्क्राइब किया था। सो न्यूटन आइडेंटिफाई दिस फोर्स विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसने ग्रेविटेशन और ग्रेविटी दोनों फोर्स को देखा और उन डिस्टेंस के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो देखा और उन्होंने फाइनली ये अज्यूम किया कि ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला होगा उसमें जो फोर्स प्लैनेट के बीच में लग रही है वो डिस्टेंस जो उन दो प्लैनेट के बीच का है वो स्क्वायर ऑफ द और उसका इनवर्स है, यानी उस डिस्टेंस का स्क्वायर और उसका इनवर्स, कि उस वैल्यू का हम स्क्वायर करेंगे और इनवर्स लेंगे तभी वो कैलकुलेशन जो है वो फोर्स है वो हमको आइडेंटिफाई होगा। The gravitation force is much weaker than other forces in the nature, but it control the universe and decide its nature. अब ये सारा लॉ उन्होंने निकाल दिया, लेकिन जो ग्रेविटेशन वाला फोर्स है वो इतना कम है एज कंपेयर टू हमारी ग्रेविटी। ग्रेविटी में भी अगर बाहर से कोई चीज अगर आके अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर आती है तो वो सीधी अट्रैक्ट होके अंदर आती है, बट कई सालों से जो मून, जो मैंने उस दिन आपको जो एनिमेशन बताया था कि मून और अर्थ कई सालों से एक दूसरे को
अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट वो दोनों कोलैप्स नहीं हो रहे क्योंकि उनके बीच में लगने वाला फोर्स बहुत ज्यादा वीक है और उनका डिस्टेंस जो है उसको अपोज करता है। सो डिस्टेंस और ग्रेविटी उन दोनों को एक फिक्स मोशन देते हैं और यही डिसाइड करता है यूनिवर्स का फ्यूचर कि किस तरह से यूनिवर्स काम करेगा। एट अ टाइम वो सिर्फ मून और अर्थ के बीच की बात नहीं है, उसी टाइम पर अर्थ जुपिटर के साथ भी ग्रेविटेशन में, उसी टाइम पर मार्स के साथ भी है। यानी एक ही चीज अलग अलग प्लैनेट्स के साथ बहुत सारे जो आसपास के ऑब्जेक्ट है उनके साथ, यहाँ हम प्लैनेट्स का नाम न लेते हुए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट, जैसे मैं अगर सेंटर में हूं और मुझसे अगर एक एक रस्सी बांधी जाती है तो मैं सभी के साथ ग्रेविटेशन में हूं और उन लोगों का भी अपना अपना एक ग्रेविटेशन जोन होगा पर जितने भी वहां ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो गए। मान के चलते अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम निकालते हैं कि 3 लोग हैं और ट्रायंगुलरली वो खड़े हैं। सो पहले वाले को अगर हम डिनोट करते हैं स्ट्रेट लाइन से, सो इसके साथ ये दोनों जो है वो ग्रेविटेशन में है, यानी ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों जाके उसके ऊपर कोलैप्स हो जानी चाहिए। बट एट अ टाइम ये डॉटेड लाइन इस दूसरे वाले के लिए है कि ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये दोनों बैलेंस हो गए। अब ये दोनों का फोर्स है तो ये कहीं इन दोनों के बीच में आके रुक जाना चाहिए, मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो ये तीसरा जो है इनके बीच में आके कोलैप्स होके या तो बीच में रहना चाहिए, कोलैप्स हो जाना चाहिए। बट वो तीसरा भी ग्रेविटेशन में है तो उसकी भी हम एक लाइन दिखाते हैं। सो तीनों जो है वो इक्वल अमाउंट में एक दूसरे को, इक्वल या कम ज्यादा जिस भी अमाउंट में वो ग्रेविटेशन फील्ड में, तीन ही प्लेनेट हम कंसिडर करते हैं, 3 ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, तीनों एक साथ अलग अलग पेयर में आपस में तीनों एक साथ ग्रेविटेशन में। सो अगर मैं इसको खींचना चाहूं और वो दोनों भी आपस में खींच रहे हैं, सो क्या होगा, एक फिक्स डिस्टेंस आ जाएगा और हम तीनों जो है वो एक फिक्स रेशो में फिट हो जाएंगे। तो अगर हम तीनों एक दूसरे को खींचना चाहेंगे तो हम तीनों एक फ्रेम में फिट हो जाएंगे और वो फ्रेम यहाँ पर क्या दिख रही है, ट्रायंगल दिख रही है। मतलब तीनों जो फोर्स लग रहे हैं वो लगभग एक जैसे हैं। सो यही हम अज्यूम करते हैं ग्रेविटेशन के तौर पर यूनिवर्स में कि बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनका डिस्टेंस जो है वो अपोज कर रहा है उस अट्रैक्शन को, क्योंकि वो इनवर्स है। जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली उस फोर्स को अपोज कर रहा है उस प्लैनेट को उस पर कोलैप्स होने से। सो यही न्यूटन के लॉ के अंदर था कि ये जो ग्रेविटेशन सिस्टम है वो ग्रेविटेशन सिस्टम के अंदर जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर और इनवर्स है फोर्स। अगर हम फोर्स देखते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी जो डिस्टेंस है वो इनवर्स है साथ में उसका स्क्वायर है। तो होपफुली आपको समझ में आया है। अगर नहीं उसके ऊपर ज्यादा फोकस हुआ है तो आप ये जो ट्रायंगल प्लैनेट का एग्जांपल है ये आप कंसीडर कर सकते हैं कि 3 ऑब्जेक्ट है, तीनों ऑब्जेक्ट बारी बारी से अपने आप को अट्रैक्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन फोर्स से। सो ये इधर जाना चाह रहा है लेकिन इधर जाते समय ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो ना वो इधर जा पाएगा ना इधर, यहाँ पर उसकी एक फिक्स पोजीशन हो जाएगी। सिमिलरली इसके साथ और सिमिलरली इसके साथ। सो तीनों के तीनों अगर रोटेट कर रहे हैं तो आपको एक ट्रायंगल, तो जिस तरह से आपने कुछ दिनों पहले स्पिनर बहुत यहाँ पर चलन में आया था, स्पिनर में देखा होगा 3 होल्स या 6 वाले भी होते हैं, तो स्पिनर के 3 होल आप एक होल्स को ऑब्जेक्ट मान सकते हैं और आप उसको स्पिन करवा रहे थे। सो मान के चलिए कि वो तीनों होल जो है वो ग्रेविटेशन फील्ड में और एक फिक्स पोजीशन में वो रोटेट हो रहा है। तो इसी तरह से हमारा सोलर सिस्टम भी जो है वो इस लॉ के ऊपर फिट है कि सारे के सारे ग्रेविटेशन में, इसलिए कोई भी एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स हो नहीं सकता है। मे भी कई करोड़ों लाखों सालों बाद उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण वो पास में आए, क्योंकि बाकियों के साथ वीक है और किसी एक के साथ अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो वो कोलैप्स हो जाएगा। सो ये था न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ। आगे है, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ह्यूज मासेस ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स एंड अदर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। तो ये सब पॉसिबल हुआ है, बहुत बड़े बड़े स्टार्स है, छोटे प्लैनेट्स है, इन सभी के कारण पॉसिबल हुआ है ये ग्रेविटेशन लॉ, जो डिसाइड कर रहा है कि यूनिवर्स का फ्यूचर, यूनिवर्स किस तरह से ऑपरेट होगा या किस तरह से वो वर्किंग करेगा। तो आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, और फिर भी अगर आपका क्लियर नहीं हुआ हो तो आप बार बार इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिए। आई होप कि अब आपको इससे क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, हमारा जो एग्जाम्पल है, आपका नीचे जो यूज योर ब्रेन पावर है ये कैंसर पोर्शन है और ये आपको सेल्फ स्टडी करना है। इतना याद रखना है कि जितना भी कैंसलेशन पोर्शन है वो आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिया गया है। इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन
आपके वाइवा 20 मार्क का जो होता है या मूल्यमापन जो आपका होता है प्रैक्टिकल के दौरान, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये बुक का पार्ट है। और जितना भी कैंसिलेशन पोर्शन, जितना भी कैंसल्ड पोर्शन है वो आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिया गया है। जितना टीचर पढ़ाएंगे वो आएगा एज पेपर में जो फाइनल एग्जाम है, लेकिन जो सेल्फ स्टडी वाला कंटेंट है उसमें से प्रैक्टिकल के दौरान, वाइवा के दौरान आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो इसकी तैयारी आपको सेल्फ करनी होगी। नेक्स्ट पेज नंबर 6 के ऊपर एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 है। हम पहले एग्जाम्पल 1 लेते हैं। महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि मैंने आपको ग्रेविटेशन समझाते हुए एग्जाम्पल दिया था कि 2 फ्रेंड वाला एक एग्जाम्पल है, हम उसको आगे लेंगे। सो 2 दोस्त है जो दोनों एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर बैठे। अब हम देखते हैं कि कितना फोर्स लगाएंगे और कब जाके टकराएंगे। Their mass 75 kg, 80 kg respectively. What is the gravitational force between them? उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन का। अब यहाँ पर हम टाइम कैलकुलेट नहीं करेंगे कि कितने दिनों बाद वो जाके टकराएंगे, क्योंकि उसके लिए हमको अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फिलहाल हमें कैलकुलेट करना है कि दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। वो दोनों अगर बैठे हुए हैं, जैसे कि मैं इस वक्त खड़ा हूं और अगर यहाँ कोई एक पर्सन खड़ा है, तो हम दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो इसको कैलकुलेट करना है। सो फिलहाल महेंद्र और विराट के लिए हमें ये कैलकुलेट करना है। सबसे पहले जो चीजें दी है वो हम लिख लेते हैं पढ़ते हुए। यहाँ पर जो दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है महेंद्र और विराट के बीच का, वो है 1 मीटर। सो डिस्टेंस को हमारे फॉर्मूले में आर वर्ड है, तो सिंपली आर इक्वल टू 1 मीटर। मासेस 75 kg एंड 80 kg रिस्पेक्टिवली, यानी महेंद्र का 75 है और विराट का 80 है। रिस्पेक्टिवली वर्ड मतलब होता है जो टर्म्स सीरियल नंबर से आती है उसी नंबर से हमको लेना होता है। तो महेंद्र और विराट का नाम सीरियल नंबर से आया और 75 80, इसलिए महेंद्र का जो वेट है वो 75 है और ये इसका जो मास है विराट का वो कितना है 80 kg। तो हमने m1 m2 लिख दिया क्योंकि हमारे फॉर्मूले में मास m1 और m2 है। नेक्स्ट है व्हाट इज द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन देम। हमको फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स काउंट करनी है कैपिटल F, लेकिन उस फॉर्मूले के अंदर कैपिटल G भी आता है जो कि यूनिवर्सल है, और इसीलिए हम कैपिटल G की वैल्यू लिख देंगे 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg स्क्वायर, या इसको kg इनवर्स लिख सकते हो, -2 भी लिख सकते हो। तो ये चारों चीजें दी है और यही चारों चीजें हमारे फॉर्मूले में आती है। हमारा फॉर्मूला F के लिए है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अंदर हम ये सारी वैल्यूज रखते हैं जो यहाँ दी है। डिस्टेंस 1 मीटर है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो यूनिवर्सल वैल्यू है, दोनों के वेट है, इनको कैलकुलेट करना है। क्योंकि फोर्स है इसलिए इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन, क्योंकि फोर्स हम काय में काउंट करते हैं, न्यूटन में। फोर्स इक्वल टू 4.002, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आंसर आएगा 4.002 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन। ये जो फोर्स अभी निकला हुआ है ये बहुत माइनर है। सो इतने माइनर फोर्स के ऊपर दो चीजों का कोलैप्स होना बहुत इम्पॉसिबल सा है कि बहुत सालों बाद वो एकदम अट्रैक्ट होंगे और फिर कोलैप्स होंगे। सो ग्रेविटेशन जो है वो 2 प्लैनेट के बीच में लगने वाला वो माइनर फोर्स है जिससे यूनिवर्स का ऑपरेशन यानी यूनिवर्स ऑपरेट होता है। तो फोर्स की वैल्यू ये आई है। इसके आगे कुछ दिया हुआ है, द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन महेंद्र एंड विराट इज 4.002 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -7 न्यूटन। आगे दिया है कि दिस इज वेरी स्मॉल फोर्स, जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो फोर्स है बहुत ज्यादा माइनर है। इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन महेंद्र एंड द बेंच, और अगली लाइन में कहा है कि अगर महेंद्र और वो बेंच के बीच में जो फ्रिक्शन है वो 0 है, तो महेंद्र जो है वो खिसकता हुआ किसकी तरफ जाएगा, विराट की तरफ। इमेजिन करते कि उनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो 0 हो गया, यानी वो फिसल रहा है, फ्रिक्शन 0 हो गया यानी वो फिसल रहा है, तो फिसलने के कारण वो धीरे धीरे किसकी तरफ जाएगा, विराट की तरफ। Then he will started moving toward the Virat under the action of the force, और फिर वो धीरे धीरे फ्रिक्शन 0 हो गया, उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो मान के चलते ग्रेविटेशन फोर्स उसको खींच रहा है। We can calculate this acceleration and velocity by using the Newton law of motion। तो अब वो जो एक्सेलरेशन यानी वो जो उसके ऊपर लगने वाली स्पीड है उस ग्रेविटेशन के कारण वो उसकी तरफ जो खिंचाव हो रहा है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल 2 है आपका, इन द अबव एग्जाम्पल, यानी जैसे कि इस एग्जाम्पल के लिए हमने सॉल्व किया था, जैसे वहां एग्जाम्पल दिया है। इन द अबव एग्जाम्पल अज्यूम दैट द बेंच ऑफ द ऑन व्हिच महेंद्र इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस, मतलब वो एकदम चिकना है, सपाट है और वो उसकी तरफ फिसल रहा है। स्टार्टिंग विद 0 वेलोसिटी, व्हाट विल बी द महेंद्र's वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड विराट आफ्टर 1 सेकंड।
तो 1 सेकंड बाद क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी? विल दिस वेलोसिटी चेंज विद द टाइम एंड हाउ? क्या ये वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी? अगर चेंज होगी तो वो कितनी होगी? तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो जिस तरह यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा हुआ है आपके बुक में अंदर, जो जो चीजें हमें दी है वो हम लिख लेते हैं। फोर्स ऑफ महेंद्र के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो हमने कैलकुलेट किया है, कितना है? 4.007 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन। महेंद्र का मास m 75 kg है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑन महेंद्र। अब वहां पर बुक में गलती से यहाँ पर ये जो है वो कॉपी पेस्ट हो गया है, वो आपको नहीं लिखना है। उसके ऊपर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए यहां तक रुक जाएंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एक्सेलरेशन महेंद्र के ऊपर लगने वाला। अब ये फॉर्मूला कहां से है आपको मालूम है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। उसी को हमने चेंज कर दिया है, यानी ये फॉर्मूला पहले इस तरह रहेगा, F इक्वल टू ma। फिर इस a के लिए m को कहां लेके जाएंगे? नीचे। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स आपके पास है, मास भी आपके पास है, दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं। सो एक्सेलरेशन आया 5.34 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर में डिस्टेंस है इसलिए, और हम एम के सिस्टम में काम कर रहे हैं इसलिए ms स्क्वायर यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन आ गया कि इतने स्पीड से वो किसकी तरफ जा रहा है? वो विराट की तरफ जा रहा है। यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जैसे कि यहाँ है, अभी हमारे पास एक्सेलरेशन मिल गया, हमें वेलोसिटी काउंट करनी है। सो यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वी कैन कैलकुलेट महेंद्रस वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड, कि 1 सेकंड बाद महेंद्र की वेलोसिटी कितनी चेंज हो जाएगी। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ इक्वेशन ऑफ मोशन इज, वो होती है v इक्वल टू u प्लस at। अब स्टार्टिंग में उसका जो मोशन है वो कैसा रहेगा? 0, इसलिए u की वैल्यू हम क्या लेंगे? 0। तो वहां क्लियर किया गया है, एज महेंद्र इज सिटिंग ऑन द बेंच हिज इनिशियल वेलोसिटी इज 0, क्योंकि वो महेंद्र पहले स्टार्टिंग में बेंच पर बैठा हुआ था, कोई उसके अंदर वेलोसिटी नहीं थी, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0। तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन अभी कैलकुलेट किया गया है 5.34 इंटू 10 टू द पावर -9, और जो समय है वो कितना है? 1 सेकंड, क्योंकि आफ्टर 1 सेकंड हमें निकालनी है वेलोसिटी। सो 1 सेकंड दिया, कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी कितनी आएगी? जितना इसका एक्सेलरेशन। आपने बहुत सारे कैलकुलेशन किए हैं लास्ट ईयर, उसके प्रीवियस ईयर भी, कि जब हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं और 1 सेकंड आता है, सो इनिशियल जो वेलोसिटी रहती है वो हमेशा ही 0 रहती है, और जो टाइम है हम 1 सेकंड लेते हैं। सो एक्सेलरेशन ही आंसर में क्या मिलती है? वेलोसिटी। तो यहां पर वही हुआ है, एक्सेलरेशन ही उसकी क्या है? वेलोसिटी। सो महेंद्र's velocity after 1 second will be the 5.34 into 10 to the power -9 मीटर पर सेकंड, यानी जितना उसका एक्सेलरेशन है वही उसकी वेलोसिटी है आफ्टर 1 सेकंड। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटली स्मॉल वेलोसिटी। अगर हमने ये कैलकुलेट किया तो यहाँ -9 पावर है, इसलिए ये बहुत माइनर होगी, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये बहुत छोटा आंसर आएगा। द एक्सेलरेशन, द वेलोसिटी विल इंक्रीज विद टाइम बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन। अब टाइम टू टाइम वो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, क्यों? हमने यहाँ 1 सेकंड लिया था, अब 1 सेकंड की जगह यहाँ पर आप सेकंड इंक्रीज करते जाओ, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। जैसे जैसे आप सेकंड को नंबर में चेंज करोगे, इसका मल्टीप्लीकेशन में ये नंबर चेंज होगा, इसलिए आपकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी, टाइम टू टाइम चेंज होगी। 2 सेकंड बाद के लिए 2 सेकंड से मल्टीप्लाई, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड बाद करोगे तो ये 10 गुना बढ़ जाएगी। सो जिस तरह से टाइम वेरीज होगा, एक्सेलरेशन या वेलोसिटी भी वेरीज होगी। The acceleration will also not remain constant because Mahendra moved toward Virat, क्योंकि महेंद्र विराट की तरफ कंटिन्यू फिसल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए वेलोसिटी के साथ साथ जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के साथ साथ वेलोसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी टाइम टू टाइम। The distance between them will decrease, causing the increased gravitation force. There we increase the acceleration as per the Newton's second law of motion. सो धीरे धीरे वो उसकी तरफ जाएगा, टाइम टू टाइम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी बढ़ने के कारण ग्रेविटेशन फोर्स भी बढ़ता जाएगा और वो उसकी तरफ जाते जाएगा ड्यू टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि उसके ऊपर जो लगने वाला जो एक्सेलरेशन है या ग्रेविटेशन है वो कंटिन्यू खिंचाव उसकी तरफ बढ़ते जा रहा है, खिंचाव के कारण उसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी, तो मे बी वो दोनों जाके कोलैप्स हो जाएगी। तो इसको सिंपली आप घसरपट्टी जो होता है स्लाइडर, तो स्लाइडर पर एक नीचे बैठा है एक ऊपर है और वो फिसल रहा है, मान के चलो कि स्लाइडर बहुत ज्यादा साइलेंट नहीं है, थोड़ा सा ऐसा है, फिर भी वो धीरे 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 खिसकता हुआ कहां जाएगा? उस विराट की तरफ।
तो एक छोटा सा एग्जांपल था ग्रेविटेशन का विथ फ्रिक्शनलेस बेंच। जो फ्रिक्शनलेस बेंच है अगर उसके ऊपर महिंद्रा बैठता है तो वो टाइम टू टाइम कितना खींच सकते हुए जाएगा। तो ये दोनों कैलकुलेशन है, एक इसमें आपने फोर्स कैलकुलेट किया है, एक इसमें फ्रिक्शनलेस बेंच होने के कारण आपने उसकी वेलोसिटी काउंट की है। इसके बाद आपका यूज योर ब्रेन पावर जो पोर्शन है वो कैंसिल है, डू यू नो भी कैंसिल है, और साथ में कलेक्ट इंफॉर्मेशन का ये बॉक्स भी कैंसिल है। इसके बाद हम लेते हैं अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स, और ये जो दो एग्जांपल है वो हम अगले वीडियो में लेंगे। सो अगला टॉपिक है हमारा अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। Will the velocity of stone thrown vertically upward remain constant or will it change with the time? How will it change? अब एक पत्थर है, अगर मैं उसको ऊपर फेंकता हूँ तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या एक जैसी रहेगी, या उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो एक जैसा रहेगा या चेंज होगा? तो आपने भी ऑब्वियसली ये अज्यूम किया है या देखा है, ऑब्जर्व किया है। पत्थर को अगर आप ऊपर फेंकते हो तो एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ वो जाता है, एक पिक पॉइंट पर आके उसकी वेलोसिटी वहां पर यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है और फिर वो वहां से नीचे गिरना चालू हो जाता है। Why does the stone move up all the time? क्यों नहीं जाता? रीजन अर्थ की ग्रेविटी है जो उसको अपनी ओर खींचती है। Why does it fall down after reaching a certain height? What does the maximum height depend on? तो आपका जितना फोर्स है और जो ग्रेविटी का फोर्स है उन दोनों पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी हाइट तक जाएगा, और उस हाइट पर जाने के बाद ग्रेविटी है जो उसको खींचेगी। सो आंसर है द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट्स टूवर्ड इटसेल्फ बिकॉज द ग्रेविटेशन फोर्स। तो रीजन ऊपर क्वेश्चन है, आपके नीचे आंसर दिए है कि रीजन ये है कि अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ इज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर। पूरे अर्थ का जो मास है वो कहां से सिचुएटेड है? उसके सेंटर पे। सो द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो सीधा सीधा रीजन है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरकमफरेंस से कोई भी ऑब्जेक्ट आप फेंकते हो वो डायरेक्टली अट्रैक्ट होगा उसके सेंटर की तरफ। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एन ऑब्जेक्ट फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन अर्थ। तो कभी भी आप कोई भी चीज फेंकोगे सो क्योंकि वो ग्रेविटेशन सेंटर से लगता है, अर्थ का सरकमफरेंस बहुत बड़ा है और वहां से बहुत सारी मिसाइल वगैरह छोड़ी जाती है। अज्यूम करते कि वहां से मेटल्स या स्टोन आप फेंक रहे हो तो वो हमेशा वो सरकमफरेंस से एक डिस्टेंस तक जाएंगे और फिर कहां खींचे जाएंगे? सेंटर की तरफ। सिमिलरली व्हेन वी थ्रो अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड दिस फोर्स ट्राई टू पुल इट डाउन एंड रिड्यूस इट्स वेलोसिटी। तो ये जो फोर्स है जो अभी हमने देखा, ये फोर्स उसकी जो वेलोसिटी ऊपर जाने वाली वेलोसिटी है उसको डिक्रीज करेगी, क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगी खींचे नीचे की तरफ और वो जाने के लिए चाहेगा ऊपर, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड को रिड्यूस करते हुए अपनी तरफ खींचेगा। ड्यू टू दिस कांस्टेंट डाउनवर्ड पुल द वेलोसिटी बिकम 0 आफ्टर अ व्हाइल। पत्थर अपनी स्पीड से ऊपर जा रहा था और कंटिन्यू अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटेशन और ग्रेविटी दोनों लगा रही थी। पत्थर अपनी स्पीड से जा रहा है लेकिन धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम हो रही, एक सर्टेन पॉइंट पर जाने पर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, अब वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। The pool continued to be exerted and the stone started moving vertically downward toward the center of the earth under its influence. और इसी कारण से एक सर्टेन हाइट पर जाने के बाद, जैसे अगर ये पेन है मैं इसको ऊपर की ओर फेंकता हूं तो मैंने जो फोर्स लगाया है जितना उसमें वेलोसिटी में पावर होगा वो अर्थ की ग्रेविटेशन या ग्रेविटी के अपोज में एक सर्टेन हाइट तक जाएगी। यहां पर उसकी वेलोसिटी अगर 0 हो जाती है तो वेलोसिटी तो 0 हो गई लेकिन जो खिंचाव है वो अभी भी कंटिन्यू है, इसलिए ये अब नीचे गिरना शुरू होगा और नीचे आके अर्थ के सेंटर की तरफ गिरेगा। क्योंकि अर्थ अलाउ नहीं करती है सेंटर तक जाने के लिए, इसलिए अर्थ के सरफेस पे आकर रुक जाएगा। सो ये था सीधा सीधा अर्थ का ग्रेविटेशन लॉ। इसके बाद मिलेंगे हम जो सॉल्व एग्जाम्पल है और कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के आज जो पढ़ाया हुआ है और यहाँ जो मैंने बताया हुआ था कि ग्रेविटेशन किस तरह से ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखता है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा और फोकस करके इस वीडियो को सुनिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.